का सामना नहीं कर सकता। वाइस प्रिंसिपल इस प्लान से खुश होता है, पर फिर वह कैंग से पूछता है कि क्या वह उसके साथ एक मैच खेलना चाहेगा। कैंग ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बूढ़ा पागल हो गया है। वह कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद पहली बार उसने गलत सुना हो, लेकिन किम अपनी बात रिपीट करता है। कैंग को विश्वास नहीं होता कि किम, जो एक एस रैंक हंटर है, एक बी रैंक हंटर से मैच खेलना चाहता है। इस रियलाइजेशन के साथ उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वाइस प्रिंसिपल पागल हो गया है। वाइस प्रिंसिपल बताता है कि उसने कैंग और जुंग की फाइट देखी थी और उसे लगा था कि कैंग हार जाएगा, लेकिन फाइट के बाद वाइस प्रिंसिपल देख सकता था कि कैंग ने एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ से सबको शॉक कर दिया था। चूंकि कैंग इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, किम को लगता है कि वह एस रैंक हंटर्स का भी सामना कर सकता है। कैंग इमेजिन नहीं कर सकता कि वाइस प्रिंसिपल सीरियसली ए रैंक और एस रैंक का कंपैरिजन कर रहा है। कैंग को पता है कि वाइस प्रिंसिपल जानता है कि एस रैंक्स किस हद तक शक्तिशाली होते हैं, पर फिर भी ऐसा प्रपोजल दे रहा है। ये तो सच है कि ए रैंक हंटर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर कैंग जुंग को ए रैंक भी नहीं मानता क्योंकि उसने रैंक अप एग्जाम नहीं दिया। कैंग मानता है कि जुंग के साथ फाइट के बाद वह ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ये सब उसकी मास्टर चो की ट्रेनिंग की वजह से है। इन ट्रेनिंग्स की वजह से कैंग कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि वह ए रैंक्स को हैंडल कर सकता है। पर एस रैंक्स एक अलग बात है। कोरिया में सिर्फ 10 एस रैंक हंटर्स हैं और पूरी दुनिया में बस 9 के करीब। एस रैंक हंटर्स को स्ट्रेटेजिक वेपन्स कहा जाता है और फिजिकल वाले एक अकेली आर्मी के इक्वल होते हैं। किम मंडोंग टॉप एस रैंक हंटर्स में से एक है और वो कोई मजाक नहीं है। दरअसल नॉवेल में एक सीन था जब हीरो सियोंग ने किम मंडोंग को चैलेंज किया था क्योंकि उसे लगा था कि वह स्ट्रांग हो गया है, पर वाइस प्रिंसिपल ने उसे पूरी तरह हरा दिया था। कैंग का केस अलग है क्योंकि उसे चो ने डायरेक्टली ट्रेन किया है, न कि वह बस माना पिल्स बिस्किट की तरह खा रहा है। वह थोड़ा इजी फील करता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि वह माना पिल्स खाने वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। पर इतने सब के बावजूद कैंग जानता है कि एस रैंक हंटर के खिलाफ उसका जीतने का कोई चांस नहीं है। कैंग अपने ख्यालों में पूरा खोया हुआ है जब किम उसे वापस बुलाता है। किम कैंग को कन्विंस करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसके साथ एक सोर्ड फाइट सेशन से सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ए रैंक से लड़ने का स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा। किम कहता है कि वह इसे सबके सामने करेगा और शायद इससे वे सारे चैलेंज रिक्वेस्ट्स बंद हो जाएंगे जो आ रहे हैं। पर वह कैंग को वार्न करता है कि अगर वह मैच में चूक गया तो वह उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वैसे भी किम को उम्मीद नहीं है कि कैंग जीतेगा, वह बस ये रूल रखेगा कि एक हिट ही काफी है। बेसिकली अगर कैंग किम मंडोंग पे एक हिट लगा देता है तो वह जीत जाएगा। फिर भी कैंग को कॉन्फिडेंस नहीं है कि वह किम मंडोंग पे एक हिट भी लगा सकता है क्योंकि उसकी बॉडी अटैक्स को ऐसे झेलती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किम फिर कैंग को छेड़ता है, कहता है कि वह बहुत डरपोक है। किम और आगे बढ़ता है और कैंग से कहता है कि अगर वह उस पर एक हिट लगा देता है तो वह उसे ब्रेक के दौरान होने वाली न्यू टीचर ट्रेनिंग से छुट्टी दे देगा। दरअसल टीचर ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम है जहाँ टीचर्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, पर कैंग जैसे रेगुलर स्कूल से आए बंदे के लिए ये नरक से कम नहीं। किम फिर कहता है कि ब्रेक के दौरान भी उसे सैलरी मिलेगी और ये सुनकर कैंग पूरा दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि अगर वह एक हिट लगा देता है तो उसे बेसिकली 3 वीक्स की पेड वेकेशन मिल जाएगी। कैंग फिर किम से पूछता है कि क्या वह सच में उसे ट्रेनिंग से निकाल सकता है क्योंकि ये हंटर मैनेजमेंट एजेंसी चला रही है। किम बताता है कि हर सेमेस्टर में एक स्पेशल एग्जामिशन प्रोग्राम होता है जिसमें 2 आउटस्टैंडिंग टीचर्स को चुना जाता है। इन टीचर्स को ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाती है। किम कैंग से पूछता है कि क्या वह इंटरेस्टेड है, पर कैंग तो पहले से ही इसके सपने देख रहा है, लेकिन वह उसे कहता है कि पॉलिटिकल डेट्स से बचे क्योंकि अगले हफ्ते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। किम मंडोंग चाहता है कि वे मैच 1 मंथ बाद प्लान करें जो स्कूल ब्रेक से 1 दिन पहले होगा। किम कैंग को कहता है कि फाइट के डर से भाग न जाए। जब वे डेट पर अग्री कर लेते हैं, कैंग आखिर में ऑफिस से निकल जाता है। कैंग ऑफिस से बाहर निकलते वक्त सोचता है कि उसके पास ये सोचने के लिए 1 मंथ है कि वाइस प्रिंसिपल पर एक हिट कैसे लगा सकता है। उसे पता है कि ये ऑफर बहुत यूजफुल है, पर साथ ही ये मौत की इच्छा से कम नहीं है। वह वाइस प्रिंसिपल को एक ऐसे बंडे से कंपेयर करता है जो मुरिम नॉवेल के ट्रांसेंडेंट लेवल पर है। किम एक चलती फिरती बिल्डिंग है जबकि कैंग अभी अभी पीक लेवल तक पहुंचा है। इनके एबिलिटी के डिफरेंस की वजह से कैंग सोचता है कि किम पर एक हिट लगाना इम्पॉसिबल है। कैंग का एक ही सपना है, एक शांत जिंदगी जीना, पर उसे पता है कि वह चुप नहीं बैठ सकता जब उसके स्टूडेंट्स को सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है जो कहती है कि उसने एक साइड स्टोरी अनलॉक की है जिसका नाम है वाइस प्रिंसिपल स्लेयर। ये देखते ही कैंग को तुरंत समझ आता है कि शायद वह ये इंपॉर्टेंट हिट लगा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बांडा है जो उसे ये सिखा सकता है और वह है चो। कैंग तुरंत बूढ़े को सब बताने के लिए दौड़ता है, पर वह शॉक हो जाता है जब बूढ़ा उसे कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कैंग बूढ़े को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वह इंसिस्ट करता है कि कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। वह कैंग से कहता है कि किम जैसे ट्रांसेंडेंट लेवल के बंदे पर हल्का सा स्क्रैच भी डालने के लिए उसे ऑरा ब्लेड बनाना पड़ेगा, और जैसा उसने बताया किम मंडोंग उस लेवल तक पहुंच चुका है। बूढ़ा फिर कहता है कि कैंग बहुत लकी होगा अगर वह एक हिट भी लगा पाया, और ये तभी होगा जब वह अपनी हर ट्रिक यूज करेगा। जैसे ही वह ट्रिक्स का वर्ड बोलता है, कैंग एक्साइटेड हो जाता है और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए पूछता है। बूढ़ा उसे बताता है कि उसका मतलब है जिनसेंग रूट्स, एलिक्सर्स और ऐसी ही दूसरी चीजें। वह कहता है कि अगर कैंग 300 साल पुराने जिनसेंग रूट्स कंज्यूम कर पाया तो शायद वह ऑरा ब्लेड बना सके। कैंग तुरंत अपने मास्टर से कहता है कि वह इसमें इंटरेस्टेड है, पर उसे दोबारा सिर पर पंच पड़ता है। चो उसे बताता है कि शायद वह एक हिट लगा सकता है, पर इससे ज्यादा नहीं। कैंग स्माइल करता है, बूढ़े से कहता है कि उसे बस एक ही हिट चाहिए। कैंग मुड़कर जाने लगता है और बूढ़ा उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है।
कैंग बताता है कि वह जिनसेंग रूट्स ढूंढने जा रहा है जिनका उसने जिक्र किया। ये रूट्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है, पर कैंग जानता है कि पैसा सब कुछ पॉसिबल कर देता है। और चूंकि अगले वीक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, कैंग के पास जिनसेंग रूट्स हासिल करने का प्लान है। इस दौरान सोरा अपने घर में है, सोच रही है कि कैंग ने अंटास छोड़ने के बाद उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी उसका कॉल आता है। सोरा एक्साइटेड होकर कॉल उठाती है और सोचती है कि शायद कैंग उसे डिनर के लिए बुलाएगा, पर कैंग उसे कुछ और ही बोलता है। वह पूछता है कि क्या उसके पास 100 मिलियन वन है जो वह उसे उधार दे सकती है, और ये सुनते ही सोरा कॉल कट कर देती है। वह यहाँ नहीं रुकती बल्कि अपना फोन भी बंद कर देती है। कैंग जानता है कि उसे 1000 साल पुराने जिनसेंग रूट्स तो नहीं मिल सकते, पर वह सायोंग की तरह दूसरे जिनसेंग रूट्स पा सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि जिनसेंग की प्राइस बहुत ज्यादा है। दरअसल जो जिनसेंग 100 साल से भी कम पुराने होते हैं वे भी 10 मिलियन तक जा सकते हैं, और जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं वे आसानी से 100 मिलियन वन से ऊपर निकल जाते हैं। चूंकि सायोंग एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था, वह ये 100 साल पुराने जिनसेंग बाई कर सकता था और चावल की तरह खा लेता था। इतने जिनसेंग खाने के बावजूद भी वाइस प्रिंसिपल ने उसे हरा दिया था। चो ने कैंग को बताया था कि सायोंग वाइस प्रिंसिपल से इसलिए हारा क्योंकि वह बस जिनसेंग खा रहा था बिना उसकी एनर्जी प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब किए। दूसरी तरफ कैंग को कॉन्फिडेंस है कि अगर वह एक भी जिनसेंग खा लेता है तो उसका मास्टर उसे उसकी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। लेकिन वह अपनी सारा पैसा बस जिनसेंग खरीदने में नहीं लगा सकता, और जब वह इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है उसे वाइस प्रिंसिपल की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाली बात याद आती है। ये क्लियर है कि इलेक्शन से स्टॉक्स पर असर पड़ेगा। कैंग इतना बिजी था कि वह स्टॉक्स के बारे में पूरा भूल गया था। चूंकि वह नॉवेल की नॉलेज का फायदा उठा रहा था, उसने स्टॉक्स के बारे में सोचा ही नहीं। कैंग डिसाइड करता है कि इस पर काम करेगा और वह बैंक में लोन लेने जाता है। अपनी पास्ट लाइफ में वह बैंक से लोन नहीं ले सकता था क्योंकि वह बस एक थर्ड रेट राइटर था, पर अब बात अलग है क्योंकि वह हंटर स्कूल का टीचर है। वह अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके इजीली बैंक से लोन ले सकता है। क्योंकि उसे पहले से पता है कि प्रेसिडेंशियल सीट के 2 कैंडिडेट्स में से कौन जीतेगा, वह अपना सारा लोन उस पोटेंशियल विनर पर लगा देता है। कुछ दिन बाद एक पिज्जा डिलीवरी गाय उसके क्लासरूम के दरवाजे पर 42 पिज्जा बॉक्सेस के साथ आता है। पिज्जा वाला कैंग को कहता है कि वह उनके सपोर्ट के लिए थैंकफुल है और इस वजह से पिज्जास के साथ सारे ड्रिंक्स फ्री हैं। उसके स्टूडेंट्स 42 पिज्जा बॉक्सेस देखकर शॉक हो जाते हैं। वे सब कंफ्यूज्ड होते हैं जब तक कैंग उन्हें कहता नहीं कि हर कोई अपने लिए एक पिज्जा बॉक्स ले ले। दरअसल कैंग का स्टॉक का दांव बड़ा काम कर गया और अब उसकी नेटवर्थ 1 बिलियन वन से ज्यादा है। स्टूडेंट्स फ्री पिज्जा का सेलिब्रेशन करते हैं जबकि कैंग क्लास के सामने स्माइल करता है। कैंग के स्टॉक दांव ने 500% का रिटर्न दिया। कैंग खुश है कि उसकी नॉवेल की नॉलेज आखिर काम आई। कैंग अपने स्टूडेंट्स को पिज्जा खाते हुए खुश देखकर खुश होता है और उन्हें कहता है कि वे पिज्जा खाने में जरा भी न झिझकें क्योंकि वह उनके लिए डाइजेस्टिव मेडिसिन भी लाने को रेडी है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये सेलिब्रेशन किस वजह से है और वह बताता है कि उसे स्टॉक्स में थोड़ी लक मिल गई। फिर वह कहता है कि एक और न्यूज भी शेयर करनी है। कैंग अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि वह क्लोजिंग सेरेमनी से एक दिन पहले वाइस प्रिंसिपल के साथ एक सोर्ड फाइट मैच करेगा। ये सुनते ही स्टूडेंट्स के मुंह का पिज्जा ऑलमोस्ट निकल जाता है। स्टूडेंट्स को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि कैंग अपनी जान गंवाएगा क्योंकि वाइस प्रिंसिपल को एक देवता माना जाता है। कैंग मानता है कि वह वाइस प्रिंसिपल के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे एक फेवर मिल रहा है। कैंग स्टूडेंट्स को बताता है कि वाइस प्रिंसिपल ने प्रॉमिस किया है कि अगर वह एक हिट भी लगा देता है तो वह जीत जाएगा। ये बोलने के बावजूद स्टूडेंट्स को लगता है कि कैंग का कोई चांस नहीं क्योंकि वाइस प्रिंसिपल एक टैंक की तरह बना है। वे बस सोचते हैं कि उनका टीचर मरने वाला है। कैंग अपने स्टूडेंट्स को पिज्जा एंजॉय करने को कहता है क्योंकि ये शायद आखिरी बार हो जब वह उनके लिए पिज्जा खरीदे। कैंग जानता है कि वाइस प्रिंसिपल इलेक्शंस खत्म होने के बाद मैच की अनाउंसमेंट शुरू कर सकता है। कैंग बेसिकली ये न्यूज बच्चों में पहले से फैला रहा है ताकि वाइस प्रिंसिपल 1 हिट टू विन रूल के बारे में अपना माइंड न बदले। चूंकि वह अब तक सब कुछ सही कर चुका है, कैंग समझता है कि अब उसका अगला काम ट्रेनिंग है। थोड़ी देर बाद कैंग स्नोई प्लेन्स की तरफ जाता है। वह अपने मास्टर से कहता है कि उसने वह सब कुछ प्रिपेयर कर लिया जो उसने मांगा था, और ये बेसिकली 3 बॉक्सेस पेरिला सीड रामेन, 5 बॉक्सेस ओनियास, 2 बॉक्सेस चॉकलेट बार्स और 4 बॉक्सेस कोल्ड ड्रिंक्स हैं। इसके अलावा उसने स्टोर से सारे इंस्टेंट फूड्स भी खरीद लिए। चो ये देखकर खुश होता है कि कैंग ने उसे मोटिवेट करने के लिए सब कुछ किया। वह फिर पूछता है कि क्या उसने रूट्स भी प्रिपेयर किए, और कैंग हाँ में जवाब देता है। कैंग को 300 साल पुराने जिनसेंग रूट्स मिल गए हैं और उसने उन्हें ध्यान से एक बॉक्स में रखा है। रूट्स खरीदने के बाद भी कैंग के बैंक अकाउंट में 1 बिलियन वन से ज्यादा बचा है। चो इम्प्रेस्ड है कि कैंग को जिनसेंग रूट्स मिल गए। चो बताता है कि जब वह जवान था तब उसे भी 300 साल पुराने जिनसेंग चाहिए थे, और कैंग के लाए 3 जिनसेंग देखकर वह साफ कह सकता है कि जो उसने खाया था उससे ये कहीं अच्छे हैं। जब चो कंफर्म करता है कि सबसे अच्छे वाले रूट्स हैं तो कैंग सुकून की सांस लेता है। चो फिर कैंग को कहता है कि जिनसेंग खा ले ताकि वह अपनी एनर्जी सर्कुलेट कर सके। वह कैंग को यकीन दिलाता है कि वह साथ में उसे सपोर्ट करेगा। कैंग जो बोला गया उसे करता है और रूट्स खाकर मेडिटेट करने बैठ जाता है। चो फिर उसके पीछे बैठ जाता है और अपने हाथ उसकी पीठ पर रखता है ताकि उसकी एनर्जी सर्कुलेशन में हेल्प कर सके। कैंग अपनी बॉडी में हीट फील करता है और उसे आखिर समझ आता है कि एक रूट की प्राइस 100 मिलियन वन क्यों है। चो कैंग को कहता है कि वह शांति से उस सारी एनर्जी को एक्सेप्ट करे जो वह उसकी बॉडी में डाल रहा है। चो उसे बताता है कि ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि दोनों ने एक ही टेक्निक सीखी है। कैंग अपने कानों पर विश्वास नहीं करता जब बूढ़ा ये कहता है क्योंकि वह साफ देख सकता है कि वह एक बड़ी सी एनर्जी की नदी में डूबा हुआ है।
चो फिर कैंग से कुछ वियर्ड सा सवाल पूछता है। चो जानता है कि कैंग के लिए जिनसेंग काफी जेन्युइन है, जो उन्हें बहुत कॉस्टली बनाता है। चूंकि कैंग इतनी एक्सपेंसिव चीज अफोर्ड कर सकता है, चो कहता है कि वह जरूर काफी अमीर होगा। कैंग बताता है कि बस उसका लक काम कर गया था। चो कहता है कि जब उसके पास इतने पैसे आ ही गए हैं तो वह अपनी टीचर की जॉब क्यों नहीं छोड़ देता और सोर्ड फाइट मैच को भूलकर एक शांत जिंदगी क्यों नहीं जीता। चो जानना चाहता है कि कैंग खुद को क्यों स्ट्रेस दे रहा है जब वह इजीली इसे इग्नोर कर सकता है। कैंग फिर बताता है कि वह एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा है जो बुरे बैंडन के साथ फंस गई है। इसके अलावा उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की रेपुटेशन भी रिस्टोर करनी है, जो इस वक्त उसकी वजह से मिट्टी में मिलाई जा रही है। कैंग मानता है कि अगर वह सब कुछ ऐसे ही छोड़ दे तो उसकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी, पर वह ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता जहां वह खुद के साथ जी न सके। चो ये सुनकर इम्प्रेस्ड होता है और साथ ही वह प्राउड फील करता है कि कैंग के बारे में उसका लगाया हुआ अंदाजा सही था। कैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है जब उसका मास्टर ये कहता है और वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। चो बस जवाब देता है कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद वे एनर्जी एब्जॉर्प्शन सेशन के एंड तक पहुंच जाते हैं और चो कहता है कि वह ये सेशन यही खत्म कर देता, पर वह कैंग को एक गिफ्ट देना चाहता है। वह कैंग को बताता है कि जो वह करने वाला है वह थोड़ा पेनफुल हो सकता है और उसे कहता है कि वह इसे सह ले। कैंग चिंता में पड़ जाता है जब उसका मास्टर कहता है कि उसे सहना पड़ेगा। वह अभी भी पूछ रहा होता है कि ये क्या है जब उसे मास्टर के हाथों से एक पावरफुल एनर्जी सर्ज लगता है। कैंग दर्द से चीखता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसे बिजली ने मार दिया हो। दर्द इतना है कि वह सोचने लगता है कि क्या उसने बूढ़े को किसी तरह गुस्सा दिला दिया। वह मजबूरन बूढ़े से पूछता है कि वह उसके साथ क्या कर रहा है। बूढ़ा उसे चुप रहने को कहता है और बस उस पर फोकस करने को बोलता है जो वह कर रहा है। वह उसे कहता है कि दर्द सह ले, जैसा उसने पहले कहा था। कैंग को इतना दर्द हो रहा है कि वह बूढ़े को रोकने के लिए भी मुंह नहीं खोल सकता। वह चो की एनर्जी को अपनी बॉडी में आते फील करता है, पर यह अलग मेरिडियन पाथवे से जा रही है, न कि ओरिजिनल वाली से। कैंग को उस एनर्जी के रास्ते में एक दीवार फील होती है और चो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कैंग सोचता है कि चो एक नया पाथवे बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी बॉडी के दूसरे पाथवे से बिल्कुल अलग है। चो ये करता रहता है जब तक कैंग को अपने अंदर कुछ टूटने की आवाज नहीं सुनाई देती। चो कैंग को डांटता है, कहता है कि उसकी बॉडी इतनी बुरी एनर्जी से भरी हुई है। दूसरी तरफ वह खुश है कि कैंग ने दर्द सह लिया और आखिर में वह उस दीवार को तोड़ पाया। कैंग दूसरी तरफ बस खुश है कि यह खत्म हो गया, क्योंकि वह दोबारा इतना दर्द कभी नहीं सहना चाहता। कैंग चो से पूछता है कि क्या यह सच में खत्म हो गया, पर चो अचानक कहता है कि उसने एक ऐसी जगह में पाथ खोल दिया जहां उसे नहीं खोलना चाहिए था। कैंग को कुछ समझ आए उससे पहले चो दोबारा उसकी पीठ पर हाथ रखता है और इंटरनल एनर्जी पंप करता है। कैंग जोर से चीखता है और आखिर में बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है वह दर्द से चीखता है और बूढ़े को कहता है कि वह उस पर केस करेगा। जब कैंग बेहोश था तब चो रामेन खाने में बिजी था। कैंग बूढ़े पर चिल्लाता है, पूछता है कि उसने उसकी बॉडी के साथ क्या किया। वह एक्सप्लेनेशन मांगता है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि बूढ़े ने उसे दर्द सहना पड़ेगा कहा था। बूढ़ा भी कैंग पर चिल्लाता है, उसे निकम्मा और बुद्धू कहता है क्योंकि वह उसके किए हुए काम की कदर नहीं कर रहा। बूढ़ा बताता है कि उसने भी कैंग की हेल्प के लिए नरक झेला, पर जागते ही वह बुरा भला कहने लगा। चो कैंग को मारने की कोशिश करता है, पर सरप्राइजिंगली कैंग उसका वार रोक देता है। कैंग को आखिर में समझ आता है कि उसे ये रोकना नहीं करना चाहिए था, पर उसने किया। चो प्राउड है कि उसकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। कैंग क्यूरियस होता है कि वह क्या कर सकता है और वह अपने मास्टर से एक बार और मारने को कहता है। चो को विश्वास नहीं होता कि कैंग सीरियसली एक ऐसे लेवल पे जाना चाहता है जहां वह अभी तक नहीं पहुंचा, बस कुछ वाइल्ड रूट्स खाने की वजह से। चो डिसाइड करता है कि उसे दिखाए कि वह अभी भी बच्चा है और उसे इधर उधर लात मारता है और उसे बचने का कोई मौका नहीं देता। जब चो आखिर में शांत होकर दोबारा रामेन खाने लगता है, कैंग उससे पूछता है कि उसने उसकी हेल्प के लिए क्या किया। बूढ़ा बताता है कि थोड़ा सा मेडिसिनल इफेक्ट बचा था और वह उसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी डालकर उसके डूमा मेरिडियंस खोल दिए। कैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहले रेन और डूमा मेरिडियंस के बारे में सुना था। दरअसल पहले उसकी एनर्जी सिर्फ एक पाथ से सर्कुलेट होती थी जब तक उसके मास्टर ने उसकी हेल्प नहीं की, पर मास्टर की हेल्प के बाद वह अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट कर सकता है। कैंग खुश है कि उसके मेरिडियंस खुल गए, पर जो नॉवेल्स उसने पढ़े हैं उनमें जो लोग ये खोलते हैं वे बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इससे कैंग चो से पूछता है कि क्या वह अब ट्रांसेंडेंट लेवल तक पहुंच गया है। चो ये सुनकर जोर से हंसता है। वह कैंग से कहता है कि वह अभी बस फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट्स लेवल पर है, पर वह पीक लेवल को छोड़कर सीधा ट्रांसेंडेंटल लेवल पर जाना चाहता है। कैंग आर्ग्यू करता है कि उसने बहुत दर्द झेला, पर इसके जवाब में उसे दोबारा सिर पर पंच पड़ता है। चो उसे कहता है कि असली दर्द उसने झेला, कैंग ने नहीं। चो कैंग को डांटता है कि वह बस कुछ रूट्स खाकर इतना ऊपर जाना चाहता है। कैंग फिर आर्ग्यू करता है कि चो ने ही कहा था कि रूट्स का इफेक्ट बहुत अच्छा है। चो मानता है कि मेडिसिनल इफेक्ट्स अच्छे थे, इसलिए वह कैंग के पाथवेज खोल पाया, पर अगर वह 2 लेवल आगे जाना चाहता है तो उसे कम से कम 8000 साल पुराने स्नो जिनसेंग या इम्यूजी का दिल चाहिए। कैंग ये सुनकर पूरा दंग रह जाता है क्योंकि चो ने जिन चीजों का जिक्र किया वह ढूंढना इम्पॉसिबल है। चो फिर कैंग से कहता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि वह पीक लेवल तक पहुंच गया है। कैंग उससे पूछता है कि क्या अब वह ऑरा ब्लेड यूज कर सकता है, और चो कहता है कि ये उस पर डिपेंड करता है। चो पूछता है कि क्या ड्यूअल जीतने की कंडीशन बस एक हिट लगाना है, और कैंग हाँ में जवाब देता है। वह इसे करने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड है, इसलिए उसने रूट्स खाए हैं। पर चो सोचता है कि कैंग के लिए ये आसानी से हो सकता है क्योंकि वह दुनिया का अकेला मार्शल आर्टिस्ट है।
कैंग चो को कहता है कि ऐसा स्टैंडर्ड न यूज करे क्योंकि एस रैंक हंटर से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। चो फिर बात करता है कि उसके एल्डर्स और उसके जमाने के सब लोग ट्रांसेंडेंट लेवल पे थे, जो एक बड़ा अचीवमेंट है। कैंग अपने मास्टर की बोरिंग बातों को काटता है और सजेस्ट करता है कि वह ट्रेनिंग शुरू करें क्योंकि उसे बस एक हिट चाहिए, पर चो उसे डांटता है कि वह बहुत थोड़ा एक्सेप्ट कर रहा है। चो उसे बताता है कि बस एक हिट के डील को एक्सेप्ट करना डिसरिस्पेक्ट है और वह कैंग से कहता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो गुस्सा हो जाता। कैंग आखिर में इस बात पर गौर करता है और उसे गुस्सा आने लगता है। उसे समझ आता है कि ये ऑफर वाइस प्रिंसिपल ने बनाया था और उसने खुद को वाइस प्रिंसिपल के सेट किए स्टैंडर्ड पे छोड़ दिया। कैंग आखिर में फुल जोश में आता है और बूढ़े से कहता है कि वह वाइस प्रिंसिपल को कम से कम 5 बार हिट करेगा क्योंकि उसने उसे छोटा समझा। 5 बार के बावजूद चो अभी भी इम्प्रेस्ड नहीं है। वह कैंग को 100 में से 50% पास मार्क देता है। चो फिर कैंग से कहता है कि उसके पीछे आए क्योंकि वह उसे परफेक्ट स्कोर तक पहुंचाना चाहता है। कैंग बूढ़े से पूछता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई और वह कहता है कि इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये उसका मार्शल आर्ट्स नहीं था। कैंग इससे कंफ्यूज्ड हो जाता है और बूढ़ा समझाता है कि जब वह जवान था तब वह प्लेन्स में घूमते हुए बहुत लोगों से मिला था। उनमें से सिर्फ 2 लोगों को वह अपना क्लोज फ्रेंड कह सकता था। वह कैंग को बताता है कि जो टेक्निक वह उसे दिखाने वाला है वह उसके एक फ्रेंड ने यूज की थी। कैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और चो से पूछता है कि क्या उसके फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट्स शेयर करने लगे थे। चो इसे गलत कहता है और बोलता है कि किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से आर्ट सीखना पॉसिबल नहीं है जब तक वह उसका प्रॉपर स्टूडेंट न हो। चो को यह टेक्निक सिर्फ इसलिए सीखनी पड़ी क्योंकि उसने अपने फ्रेंड के साथ काफी बार फाइट की थी। चो बताता है कि मुरिम में एक दूसरे के मार्शल आर्ट्स चुराना गुनाह था, पर चूंकि कैंग दुनिया का अकेला मार्शल आर्टिस्ट है अब ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। कैंग फिर चो से पूछता है कि क्या उसका दोस्त उतना ही स्ट्रांग था जितना वह। बूढ़ा बताता है कि वह उस जैसा स्ट्रांग नहीं था पर एक अच्छा बांडा था। चो कहता है कि उसका दोस्त अपनी टेक्निक्स से उसे पीक लेवल पर थोड़ी सी परेशानी दे सकता था, भले ही वह उससे एक लेवल ऊपर था। कैंग ये सुनकर और एक्साइटेड हो जाता है। चो भी उसे सिखाने को रेडी है क्योंकि वह चाहता है कि कैंग वाइस प्रिंसिपल का घमंड तोड़ दे। एक वीक बाद सोरा कैंग को एक मीटिंग के लिए बुलाती है। वह कैंग को ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग सिचुएशन के बारे में बताती है। दरअसल चाइना और जापान में कुछ ड्रग वेयर हाउसेस पर छापा पड़ा है। ड्रग सिचुएशन के बारे में बताने के बाद वह कैंग से पूछती है कि क्या ये सच है कि वह वाइस प्रिंसिपल के साथ सोर्ड फाइट मैच करना चाहता है। कैंग सरप्राइज्ड होता है कि ये न्यूज टीचर्स के बीच भी फैल गई। वह सोचता है कि शायद ये पिज्जा इफेक्ट की वजह से है, पर सोरा उसे कहती है कि वह गलत है। पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल ने खुद स्कूल ग्रुप चैट में ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट की थी। उसने टीचर्स को बताया कि सेमेस्टर के आउटस्टैंडिंग टीचर के लिए कंडीशन ये है कि उसके साथ एक सोर्ड फाइट मैच होगा। वो कहता है कि जो भी इंटरेस्टेड है वह एप्लीकेशन दे सकता है, पर उसने ये भी बताया कि कैंग पहले से ही एप्लीकेंट है। कैंग ये इन्फॉर्मेशन देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि बूढ़े ने ये इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि कैंग शायद मैच से पीछे हट जाएगा। सोरा उससे पूछती है कि जब स्कूल का एनवायरनमेंट पहले से ही खराब है तो वह ऐसा क्यों करेगा। कैंग सोरा की बात से कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोरा बताती है कि उसके क्लास का एक बच्चा उसके पास एक अपसेट सी शक्ल के साथ आया था, पर वह बच्चा बताने से मना करता है कि उसे किसी ने मारा। कैंग फिर सोरा से पूछता है कि क्या उसे बाद में पता चला कि बच्चे को किसी ने मारा, और वह हाँ कहती है। वह बताती है कि ये मिडिल स्कूल डिवीजन के सबसे बड़े बुली ली जी सियोंग ने किया। जैसे ही वह सियोंग का नाम लेती है कैंग अपने ड्रिंक में अटक जाता है और सारा ड्रिंक सोरा पर स्पिल कर देता है। कैंग को विश्वास नहीं होता कि उसने अचानक हीरो का नाम सुन लिया। सोरा पूरी तरह कॉफी में भीग जाती है और वह मजबूरन कैंग से पूछती है कि क्या वह सियोंग को जानता है, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। कैंग झूठ बोलता है। सोरा से कहता है कि बस ड्रिंक उसके गले में अटक गई थी। कैंग फिर सोरा से पूछता है कि सियोंग के साथ क्या हुआ। सोरा बताती है कि सियोंग का बाप हवासायोन इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ है और उसका दादा हवासायोन ग्रुप का चेयरमैन है। सोरा को लगता है कि उसके फैमिली ने अपने बेटे की हरकतों को छुपाने के लिए जरूर कुछ किया होगा, क्योंकि जिस बंदे को मार पड़ी है वह अनजान बनने का नाटक कर रहा है। सोरा सियोंग के क्लास में बिहेव करने के तरीके से तंग आ गई है और वह कहती है कि अगर उसके हाथ में होता तो वह सियोंग को सबक सिखाती। कैंग उसकी परेशानी समझता है क्योंकि सायोंग जो आगे जाकर हीरो बनेगा अभी बुली के फेज में है। कैंग सिचुएशन को ठंडा करने की कोशिश करता है और सोरा को कहता है कि वह शांत हो जाए क्योंकि सायोंग शायद फ्यूचर में अपने आप को बदल ले, लेकिन सोरा को नहीं लगता कि लोग बदलते हैं। कैंग को भी अपनी बात पर यकीन होता है कि लोग बदल सकते हैं। कैंग सोरा को कहता है कि सियोंग के साथ अच्छा बर्ताव करे क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में उसका क्या होगा। सोरा ये सुनकर हंसती है और कैंग से कहती है कि वह जल्दी ही उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम समझेगा जब सायोंग ग्रेजुएट करके हाई स्कूल डिवीजन में आएगा और कैंग के क्लास में होगा। कैंग को नहीं लगता कि वह और स्टूडेंट्स लेगा क्योंकि वह स्टोरी का एक साइड कैरेक्टर है, पर उसे सायोंग का नाम दोबारा सुनकर सुकून मिलता है क्योंकि इससे स्टोरी में जान आ जाती है। सोरा कहती है कि वह सेमेस्टर खत्म होने का बहुत इंतजार कर रही है ताकि उसे सायोंग का चेहरा न देखना पड़े। सोरा फिर कैंग से पूछती है कि क्या उसके पास अपकमिंग ब्रेक के लिए कोई प्लान है। कैंग बताता है कि एक टीचर ट्रेनिंग आ रही है, पर वह अभी जाने के बारे में श्योर नहीं है। सोरा भी उसके लिए चिंता करती है, पर कैंग बताता है कि अगर वह आउटस्टैंडिंग टीचर बन गया तो शायद उसे लक मिल जाए और उसे न जाना पड़े। ये सुनते ही सोरा को लगता है कि कैंग पागल हो गया है क्योंकि वह ड्यूअल के भरोसे आउटस्टैंडिंग टीचर बनने का प्लान कर रहा है। सोरा कैंग को याद दिलाती है कि किम कोरिया के टॉप 10 हंटर्स में से एक है और उसका उस पर एक हिट भी लगाने का कोई चांस नहीं। कैंग को सोरा की बातों से ठेस लगती है और सोरा उसे कहती है कि वह बस उसे असली सिचुएशन समझा रही है। कैंग अपना ड्रिंक का सिप लेते हुए सोरा से कहता है कि वह मैच के बारे में बातें करना बंद करे जो अभी हुआ भी नहीं। तभी सोरा कैंग के और पास आती है और उसकी आंखों में देखती है
और कहती है कि कैंग बहुत चेंज हो गया है क्योंकि पुराना कैंग कभी खुद को इतनी डेंजरस सिचुएशन में न डालता। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और सोरा अपना माइंड बदल लेती है। कहती है कि लोग सच में बदल सकते हैं। उसे पता नहीं कि अब जिस कैंग को वह जानती है वह पुराने कैंग से बिल्कुल अलग है। जल्दी ही फाइट का दिन आ जाता है। अरीना में क्राउड भरा हुआ है जो कैंग को बुरी तरह हारते देखने के लिए वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कैंग घमंडी हो गया है क्योंकि उसने जुंग को हरा दिया। वे सब कैंग से जेलस हैं क्योंकि वह हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुआ और फिर भी आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड के लिए ट्राई कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि कैंग के पास कोई सीक्रेट वेपन है, पर दूसरे सोचते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के सामने इसका जीतने का कोई चांस नहीं। जब उसके हेटर्स चुपके चुपके उसके पीछे बुरा भला बोल रहे होते हैं, कैंग सब सुन रहा है। दरअसल बूढ़े के साथ ट्रेनिंग के बाद उसकी सेंसेस और तेज हो गई हैं। उसका एक स्टूडेंट जिनसू, जो हमेशा क्लास में उसे तंग करता है, कैंग के पीठ का मसाज करता है। कुछ मिनट मसाज के बाद कैंग उसे कहता है कि बस हो गया, पर जिनसू कहता है कि वह और हेल्प कर सकता है। कैंग आसानी से समझ जाता है कि जिनसू बस इसलिए हेल्प कर रहा है ताकि वह अरीना के पास बैठकर फाइट को अच्छे से देख सके। कैंग जानता है कि सिर्फ टीचर्स को ही अरीना में आना अलाउड है और ये इन्फॉर्मेशन टीचर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई थी, पर लगता है उसके हेटर्स ने टाइम और जगह लीक कर दी ताकि वे कैंग को स्टूडेंट्स के सामने फेल होते देख सकें और मजा ले सकें। कैंग फिर जिनसू से पूछता है कि क्या उसके बारे में बुरी अफवाहें फैल रही हैं और जिनसू हाँ कहता है। वह बताता है कि ज्यादातर टीचर्स सोचते हैं कि कैंग आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड के लिए बहुत जोर लगा रहा है, पर उसके स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये सब झूठ है क्योंकि वे कैंग के कैरेक्टर को समझते हैं। क्राउड में कैंग के कुछ सपोर्टर्स भी हैं जो चाहते हैं कि वह जीते और इसमें पार्क और टेक टीचर भी शामिल हैं। उसकी पूरी क्लास भी उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ है और कैंग को थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलने से खुशी होती है। थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल अरीना में आता है। उसकी ऑरा ही उसकी प्रेजेंस अनाउंस करती है और कैंग उस बंदे के इरिटेटिंग एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किम फिर कहता है कि उसे इतने सारे लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी, जैसे उसने खुद पूरे शहर को ये न्यूज न बताई हो। किम कैंग से पूछता है कि क्या वह रेडी है और कैंग उसे कहता है कि वह पूरी तैयारी के साथ आया है। कैंग के पास एक तलवार है जो एक चादर में लपेटी हुई है। किम कैंग को एडवाइस देता है कि शुरू से ही पूरा दम लगा दे ताकि बेइज्जती से बच सके। किम कैंग को पहला मूव देकर मजा बढ़ा रहा है। कैंग खुश है कि उस बांडे ने पहला मूव ऑफर किया क्योंकि वो ऑलरेडी इसकी उम्मीद कर रहा था। हायर रैंक्स का लोअर रैंक्स को पहला मूव देना नॉर्मल है, पर यह कोई लीगल प्रैक्टिस नहीं, मतलब किम को यह करना जरूरी नहीं था। पर कैंग खुश है कि उसने ऐसा किया क्योंकि अब उसे पहला वॉर लगाने का चांस ज्यादा है। रेफरी स्टेज पर आता है और दोनों को एक बार फिर रूल्स समझाता है। रेफरी किम को याद दिलाता है कि कैंग को मैच जीतने के लिए बस एक हिट लगाना है। वह फिर दोनों से कंफर्म करता है कि क्या वे रूल्स से अग्री करते हैं और दोनों हाँ में जवाब देते हैं। कैंग फिर रेफरी से कहता है कि रिंग से बाहर निकल जाए क्योंकि थोड़ा डेंजरस हो सकता है, पर रेफरी इसे इंसल्ट समझता है क्योंकि वह खुद एक ए रैंक हंटर है। वाइस प्रिंसिपल फिर रेफरी को कैंग की बात मानने को कहता है। रेफरी के पास मानने के सिवाय और कोई चॉइस नहीं होती और जैसे ही वह ड्यूअल स्टार्ट होने का अनाउंस करता है वह रिंग से बाहर निकल जाता है। दरअसल ये तलवार कैंग को चो ने दी थी। ये वह तलवार थी जो चो को उसके एक दोस्त से मिली थी। वह कैंग को बताता है कि ये एक काफी अच्छी तलवार है। कैंग समझता है कि किम के खिलाफ उसका सिर्फ एक ही चांस है और वह है पहला मूव जो उसने उसे दिया। कैंग अपनी तलवार निकालता है और उसमें माना डालने लगता है। स्टूडेंट्स कैंग को ऑरा ब्लेड टेक्निक यूज करते देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऑरा सोर्ड्स यूजुअली ए रैंक और उससे ऊपर वाले ही यूज करते हैं। कैंग फील करता है कि स्टूडेंट्स उसके काम से इंप्रेस्ड हैं, पर टीचर्स का सीन अलग है। किम भी इंप्रेस नहीं होता और कैंग से पूछता है कि क्या ये ऑरा ब्लेड ही उसका सब कुछ है, पर कैंग कहता है नहीं। कैंग अपने बॉडी से और ज्यादा ऑरा निकालता है जो पूरे एरिया को कवर कर लेती है जहां वह खड़ा है। ये देखकर टीचर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि कैंग एक ऐसी टेक्निक टैप कर रहा है जो सिर्फ एस रैंक हंटर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। किम भी पूरा दंग रह जाता है, पर वह समझ जाता है कि कैंग ने ऑरा ब्लेड पूरी तरह मास्टर नहीं किया क्योंकि उसे ये बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। किम कैंग को कहता है कि वह फ्रीली अटैक कर सकता है और कैंग माफी मांगता है कि उसने उसे वेट करवाया। कैंग फिर अपनी तलवार उठाता है और ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करता है। पता चलता है कि वह जो टेक्निक यूज कर रहा है वह वही है जो चो ने अपने दोस्त से सीखी थी। ये टेक्निक है हेवन डीमन सोर्ड आर्ट। कैंग की पूरी बॉडी ऑरा से भर जाती है जिससे देखने वाले शॉक हो जाते हैं। अपना अटैक करने से पहले वह वाइस प्रिंसिपल को बताता है। किम कैंग के अटैक के लिए खुद को रेडी करता है और जब कैंग अटैक करता है किम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दरअसल ये टेक्निक एक लेजेंडरी ग्रैंड डीमन हेवन डीमन ने बनाई थी और ये पावरफुल बांडा चो का दोस्त था। कैंग शॉक हो गया था जब उसे अपने मास्टर से ये पता चला क्योंकि हेवन डीमन मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में काफी पॉपुलर है और जो भी इन नॉवेल्स को पढ़ता है वह जानता है कि हेवन डीमन कौन था। वह डीमन सेक्ट का रूलर था जिसको हेवन डीमन डिवाइन सेक्ट भी कहते हैं। वह एक ऐसी भयानक पावर था जो जस्टिस और इविल फैक्शंस के बीच एक ब्रिज का काम करता था। जब कैंग ने अपनी पास्ट लाइफ में नॉवेल लिखा था हेवन डीमन उसका एक पॉपुलर आर्क था, पर आजकल हेवन डीमन फैंटेसी वर्ल्ड्स में ड्रैगन्स को मारने जाता है। कभी कभी वह मॉडर्न वर्ल्ड में भी जन्म लेता है और गैंग बॉस बन जाता है। बेसिकली जिन लोगों ने नॉवेल्स नहीं पढ़े उन्होंने भी कम से कम ये टाइटल्स तो सुने ही होते हैं। चो मानता है कि हेवन डीमन मार्शल वर्ल्ड में काफी पॉपुलर था, पर वह भी कभी उसे हरा नहीं पाया, एक बार भी नहीं। कैंग फिर अपने मास्टर से पूछता है कि उसका दूसरा दोस्त कौन था क्योंकि उसने कहा था कि उसके 2 दोस्त थे। चो बताता है कि उसका दूसरा दोस्त एक बंडा था जिसका नाम संबोंग था और लास्ट नेम जुंग। वह कहता है कि संबोंग हमेशा ताइजी और दूसरी यूजलेस चीजों के बारे में कंप्लेंट करता रहता था। वह बेसिकली एक टाओइस्ट था, पर चो उसे मजाक में हॉर्स फेस कहता था जो बस दारू पीकर मरना चाहता था।
पता चलता है उसने भी एक सेक्ट शुरू किया था। ये सुनकर कैंग दंग रह जाता है। जुंग संबोंग वुदेंग सेक्ट का फाउंडर था और वह एक ग्रैंड मास्टर भी था। ब्लेड में ऑरा डालकर एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बनता है। कैंग फिर मीटियोर अनाइलेशन डीमन स्टील टेक्निक का यूज करता है, जो उसकी पहले यूज की हुई टेक्निक से काफी मिलता जुलता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और टीचर्स जो अरीना के आसपास बैरियर बनाने के इंचार्ज हैं, उनके हाथ भी कांपने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कैंग से इतनी पावर की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें विश्वास नहीं होता कि 3 बैरियर्स में से 2 ऑलरेडी टूट चुके हैं। टीचर्स को आखिर में समझ आता है कि उन्होंने कैंग को अंडर एस्टिमेट किया था। रेफरी को भी रियलाइज होता है कि अगर वह अरीना में रुकता तो शायद उसकी मौत हो जाती। सब ये सोचने हैं कि कैंग का रैंक असेसमेंट गलत है, क्योंकि कोई बी रैंक हंटर ऐसा नहीं कर सकता जो उसने अभी किया। जब कैंग अपना अटैक खत्म करता है, कैंग एक हॉर्स की तरह सांस लेता है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपना सारा ऑरा यूज कर लिया। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई चांस नहीं कि वह ये टेक्निक दोबारा यूज कर सके, पर उसने अपने रास्ते में एक डिस्ट्रक्टिव वेव छोड़ी है। इतना डैमेज करने के बाद उसे लगता है कि वहां मॉन्स्टर्स होते तो वे भी मक्खी की तरह गिर जाते, लेकिन उसे पता है कि वाइस प्रिंसिपल एक अलग लेवल का बीस्ट है। जैसे ही धूल धीरे धीरे छोड़ती है, वाइस प्रिंसिपल दिखाई देता है। उसकी बॉडी पे तलवार के काफी कट्स हैं और कैंग उससे पूछता है कि क्या उसने जो किया वह एक वैलिड हिट काउंट होता है। वाइस प्रिंसिपल खुद को मुश्किल सिचुएशन में पाता है क्योंकि उसने कैंग को सिर्फ एक हिट का प्रॉमिस किया था और लगता है कैंग ने एक हिट लगा दिया। वाइस प्रिंसिपल पूरा दंग रह जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है जो सालों से नहीं हुआ। वाइस प्रिंसिपल मानता है कि कैंग उसकी सोचने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि वह तलवार ऐसे यूज कर सकता है। कैंग खुश है कि कोई उसकी टेक्निक्स के बारे में नहीं जानता क्योंकि मार्शल आर्ट्स अब एग्जिस्ट नहीं करती। किम फिर सजेस्ट करता है कि वे एक प्रॉपर मैच करें क्योंकि एक हिट वाला सीन तो खत्म हो गया। कैंग तुरंत इस बात से डिसएग्री करता है। किम को याद दिलाता है कि उसने एक हिट का प्रॉमिस किया था और कैंग ने वह कर दिया है। वाइस प्रिंसिपल आर्ग्यू करना शुरू कर देता है और कैंग उसे दोबारा याद दिलाता है कि उसने खुद रूल से अग्री किया था। कैंग जानता है कि उसमें अब फाइट जारी रखने की शक्ति नहीं है। उस एक अटैक से उसने किम की बॉडी में कम से कम 10 होल्स बनाए जो उसका टारगेट था। किम मानता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि अगर कैंग एक हिट लगा देता है तो वह जीत जाएगा, पर वह कैंग को कहता है कि उसने अभी तक कुछ खास नहीं किया। कैंग फिर उस बैंडे से आर्ग्यू करता है, उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी मर्जी से पहला मूव दिया था जबकि कैंग ने कभी इसकी मांग नहीं की। किम फिर प्राइड कार्ड खेलता है। कैंग को याद दिलाता है कि स्टूडेंट्स मैच देख रहे हैं और बच्चों के चीयर करने के बावजूद पीछे हटना अच्छा नहीं लगेगा। कैंग की आंखों के सामने फ्रस्ट्रेशन उभरता है क्योंकि उसे पता है कि वह किम का सामना नहीं कर सकता, पर अभी जो उसने किया उससे उसे लगता है कि अब कोई उसे फ्रॉड नहीं कहेगा। चूंकि वाइस प्रिंसिपल ने मान लिया कि ये वैलिड हिट था, कैंग कहता है कि फाइट को अब खत्म कर दें। तभी वाइस प्रिंसिपल रूल्स में एक लूप होल का यूज करता है क्योंकि ये वही डिसाइड करेगा कि हिट वैलिड है या नहीं। किम कैंग को बताता है कि उसे अपनी पब्लिक इमेज भी मेंटेन करनी है, भले ही वह उसकी स्ट्रेंथ को मानता है। वह कहता है कि ड्यूअल शायद खत्म हो गया, पर वह एक प्रॉपर मैच करना चाहता है ताकि दोनों एंजॉय कर सकें। तभी किम अपने बॉडी से एक गोल्डन ऑरा निकालता है और उसकी सारी इंजरीज तुरंत हील हो जाती हैं। कैंग ये देखकर शॉक हो जाता है। पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल ने सुपर रिजेनरेशन टेक्निक यूज की, जो एक ओवर पावर्ड स्किल मानी जाती है। कैंग को विश्वास नहीं होता कि किम मंडोंग अब अपनी एस रैंक पावर्स यूज करके उसे हराने वाला है। वह देखता है कि क्राउड इस सिचुएशन को लेकर अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा और वह किम से पूछता है कि क्या वह अब भी आगे बढ़ना चाहता है। किम मंडोंग कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं क्योंकि उसे बस कैंग की स्ट्रेंथ दिखाई देती है। कैंग समझता है कि उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर वह बार बार ना करता रहा तो चैलेंजर्स उसे डरपोक समझेंगे। कैंग के हाथ पैर कांप रहे हैं, पर उसके सिस्टम में प्योर एनर्जी की वजह से वह रिकवर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता है कि शायद उसमें ऑरा ब्लेड दोबारा यूज करने की शक्ति नहीं बची। कैंग फिर अपनी तलवार उठाता है और वाइस प्रिंसिपल को बताता है कि वह फाइट के लिए रेडी है। किम एक स्टेप आगे बढ़ता है और अरीना को तबाह कर देता है। कैंग का मुंह शॉक और डर से खुल जाता है जब वह ये देखता है। किम अचानक गायब हो जाता है और कैंग को पता भी नहीं चलता कि वह उसके पीछे आ चुका है। अगली चीज जो कैंग को फील होती है, एक जबरदस्त पंच कैंग के चेहरे पर लगता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब वह आंख खोलता है तो खुद को नर्स के ऑफिस में पाता है। कैंग मन ही मन में शुक्र अदा करता है कि वह जिंदा है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अगले जीवन में पहुंच गया था। वह आखिर में याद करता है कि वाइस प्रिंसिपल के साथ क्या क्या हुआ। उसे याद आता है कि वाइस प्रिंसिपल उसके पीछे से अचानक उभरा था और जब पंच उसकी तरफ आया उसने अपने लेफ्ट आर्म से रोका, पर फिर भी उसके बॉडी में एक भयानक दर्द का झटका लगा, भले ही उसने अपने लेफ्ट आर्म में इंटरनल एनर्जी डाली थी। कैंग इस वार के जवाब में अपनी तलवार वाइस प्रिंसिपल की तरफ झटके से चलाता है और वह किम के लेफ्ट आर्म पर एक छोटा सा कट लगा देता है, भले ही बहुत छोटा सा हो। कैंग देख सकता है कि उसने बेहोश होने से पहले उस बांडे को कट किया था। कैंग एक विलन जैसी स्माइल देता है क्योंकि उसने एक हिट लगा दी और उसे पता है कि किम के पास अब आर्ग्यू करने को कुछ नहीं बचेगा। कैंग को वेकेशंस में ट्रेनिंग से छुट्टी मिलती हुई दिखती है क्योंकि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की। तभी नर्स रूम में आती है और कैंग को बताती है कि वह 4 घंटे से ज्यादा बेहोश रहा। एक बड़ी सी स्माइल के साथ नर्स किम श्योनवा कैंग को कहती है कि वह खुश है कि आखिरकार उसे होश आ ही गया। कैंग स्कूल नर्स को देखकर हैरान होता है क्योंकि वह स्टोरी में कभी नहीं आई थी। कैंग नर्स को थैंक्स बोलता है और सॉरी करता है कि उसकी वजह से उसे आज लेट रुकना पड़ा। कैंग अपना बजू हिलाने की कोशिश करता है पर देखता है कि वह बिल्कुल किसी सब्जी जैसी लग रही है। श्योनवा उसे बताती है कि उसके बजू की हड्डियां पूरी तरह टूट गई थीं, पर उसने मैजिक से उसे हील कर दिया, लेकिन आर्म को दोबारा फील करने में 2 घंटे और लगेंगे। ये पहली बार है जब कैंग वह हीलिंग एबिलिटी देखता है जिसके बारे में उसने हमेशा नॉवेल्स में पढ़ा था।
उसे लगा था ये एक ओवर पावर्ड एबिलिटी है, पर देखने के बाद पता चला कि इसके भी अपने नुकसान हैं। शियोनवा कहती है कि वाइस प्रिंसिपल ने उसे खास तौर पर कैंग का ख्याल रखने को कहा था, और चूंकि वह डॉर्मेट्री में रहती है उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कैंग ये सुनकर स्माइल करता है और उस लेडी को कहता है कि अब वह अच्छा फील कर रहा है तो वह डॉर्म्स वापस जा सकती है। कैंग शॉक्ड होता है जब शियोनवा कहती है कि उसे डॉर्म्स वापस जाने का कोई शौक नहीं। वो कन्फेस करती है कि उसके फादर ने कहा था कि वह कर्फ्यू तक रुक सकती है, पर उसने जानबूझकर इंतजार किया क्योंकि वह कैंग में इंटरेस्टेड थी। कैंग ये सुनकर फिर स्माइल करता है, पर अचानक उसे ख्याल आता है कि शियोनवा ने अपनी बात समझाते समय कुछ अजीब सी बात कही थी। वह शियोनवा की कही बात पर दोबारा गौर करता है जब उसने कहा था कि किम उसका फादर है। शियोनवा समझ जाती है कि उसने गलती कर दी और वह कैंग से रिक्वेस्ट करती है कि ये बात सीक्रेट रखे क्योंकि स्कूल में किसी को इसका पता नहीं। कैंग ये सुनकर ऑलमोस्ट पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका शक्र सही था। शियोनवा बताती है कि मैच से पहले भी वह कैंग में इंटरेस्टेड थी, पर वह कैंग के अपने फादर के खिलाफ लड़ने के स्टाइल से पूरा दंग रह गई। कैंग दूसरी तरफ सोचता है कि वह हार गया क्योंकि वह बेहोश हो गया, और शियोनवा उसे बताती है कि ये ऑफिशियल रूलिंग थी। लेकिन शियोनवा को लगता है कि कैंग कमाल का है क्योंकि उसका पहला अटैक एकदम अलग था और उसे यकीन है कि बाकी लोग भी यही सोचते हैं। कैंग शियोनवा से ये सब सुनकर शॉक्ड होता है और समझता है कि वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की है। कैंग उसे उसके फादर के बिल्कुल ऑपोजिट देखता है। शियोनवा फिर लेटर्स का एक बैग लाती है जो कैंग के बेहोश होने के समय उसके लिए छोड़े गए थे। कैंग लेटर्स खोलता है और देखता है कि सब उसकी तारीफ से भरे हैं। कैंग इन लेटर्स को पढ़कर प्राउड फील करता है, खासकर किम सेजुन का लेटर, क्योंकि उसने आखिर में उसकी रेपुटेशन क्लियर कर दी। शियोनवा देखती है कि कैंग खुश है और कहती है कि ड्यूएल उसके लिए कोई हार नहीं थी। कैंग इसे मानता है पर कहता है कि अगर उसे ट्रेनिंग एग्जामिशन मिल जाता तो मजा आता। शियोनवा ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और कैंग उसे बताता है कि वाइस प्रिंसिपल और उसकी एक डील हुई थी। शियोनवा हंसते हुए पूछती है कि कैंग ट्रेनिंग में जाने से क्यों शर्मा रहा है। कैंग बताता है कि उसे डर है कि सब उसके साथ बुरा बिहेव करेंगे क्योंकि वह हंटर स्कूल से नहीं है। शियोनवा फिर कहती है कि स्कूल के सारे टीचर्स उसे नापसंद नहीं करते। वह उसे कहती है कि अगला सेमेस्टर तक वेट करे और कोई भी उसे हंटर स्कूल से न होने की वजह से हेट नहीं करेगा। कैंग स्माइल करता है और शियोनवा की तारीफ करता है कि वह एक बढ़िया काउंसलर है। फिर दोनों दोस्त बनने के लिए अग्री करते हैं और एक दिन से भी कम समय में कैंग पूरा ठीक हो जाता है। अगले दिन वह सेमेस्टर खत्म होने की सेरेमनी में जाता है जहां किम अपना वादा पूरा करता है और अनाउंस करता है कि कैंग आउटस्टैंडिंग टीचर है। एक टीचर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि कैंग ने मैच जीता नहीं। किम मंडोंग डिसएग्री करने वाले टीचर्स को चुप कराता है और उन्हें कहता है कि वे उसके साथ ड्यूएल में लड़कर दिखाएं। वह सबको याद दिलाता है कि कैंग ही एक अकेला था जिसने आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड के लिए अप्लाई किया, इसलिए उसे ये मिल रहा है। सेरेमनी के बाद कैंग को एक बड़ा चेंज दिखता है। कुछ टीचर्स उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगते हैं और कहते हैं कि अगले सेमेस्टर में उन्हें उसके साथ काम करने का इंतजार रहेगा। जब कैंग अपनी क्लास में वापस आता है तो स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि वे ब्रेक के लिए चेड्यू आइलैंड के बीच पर जा रहे हैं। वे कैंग से पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ आना चाहेगा, पर कैंग रिस्पेक्टफुली इस ऑफर को ठुकरा देता है। दरअसल कैंग के वेकेशन के लिए दूसरे प्लान्स हैं और उसका प्लान शियोनवा के साथ है। पता चलता है कि कैंग का बैंक अकाउंट धीरे धीरे खाली हो रहा है, इसलिए उसने शियोनवा के साथ एक साइड जॉब करने का डिसाइड किया। ये बात खुलकर सामने आती है कि कैंग ने स्टॉकमैन से मिले पैसों का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। उसने अपना लोन चुकाया, टैक्स दिया और कुछ इन्वेस्ट भी किया। भले ही अब उसके पास पैसा नहीं बचा, पर उसे कोई परवाह नहीं क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए पैसा लगाया है। वह पोर्टल्स के जरिए पैसा कमाने का प्लान बनाता है। पिछले दिन जब वह नर्स के ऑफिस में था, उसने शियोनवा के वेकेशन प्लान्स के बारे में सुना था। वह कैंग को बताती है कि ब्रेक के दौरान ज्यादातर टीचर्स पोर्टल्स में साइड जॉब्स करते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि पोर्टल्स से कमाई टीचिंग सैलरी से काफी ज्यादा होती है। कैंग को ये नहीं पता था कि पोर्टल्स में इतना पैसा मिलता है क्योंकि जब वह हंटर्स के साथ काम करता था तब वह बस उनका सामान उठाने का काम करता था। शियोनवा ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कैंग जैसे टैलेंटेड बांडे को किसी ने कचरे की तरह ट्रीट किया। वह कैंग को कहती है कि वह एक हॉट केक की तरह है जिसे वह अपनी पार्टी में चाहती है। तभी वह अपना प्लान रिवील करती है और बताती है कि वह ब्रेक के दौरान पोर्टल टूर पर जाने वाली है। बिना किसी हेजिटेशन के कैंग भी ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। कैंग पोर्टल्स में ढेर सारा पैसा कमाने का प्लान बनाता है ताकि वह अपने मास्टर के लिए सारे स्नैक्स खरीद सके जो वह चाहता है। पैसे के अलावा वह पोर्टल के अंदर होने के एक्सपीरियंस के लिए भी एक्साइटेड है क्योंकि उसने इसके बारे में सिर्फ नॉवेल्स में पढ़ा था। वह सोचने लगता है कि उसके टीम मेंबर्स कैसे होंगे क्योंकि मिशन के दौरान क्या होगा ये टीम वर्क पर काफी डिपेंड करता है। कैंग मान लेता है कि शियोनवा एक फ्रंटलाइनर होगी और उन्हें टीम में एक टैंक की भी जरूरत पड़ेगी। कैंग सोचता है कि टैंक कोई गंजा मस्कुलर बांडा होगा जिसके मूछें भी होंगी। जब कैंग को फाइनली टीम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वह ये देखकर शॉक हो जाता है कि टैंक एक लड़की है जिसका नाम होंग यिसिल है। कैंग को सोचकर एम्बैरेसमेंट होती है कि उसने यिसिल को टकला कहा, फिर तुरंत ही वह खुद को करेक्ट करता है। शियोनवा बताती है कि होंग यिसिल उसकी क्लोज फ्रेंड है और किम मंडोंग की नंबर 1 स्टूडेंट भी। वह कांग को यकीन दिलाती है कि यिसिल के साथ उसने बहुत टाइम से काम किया है और वह काफी रिलायबल है। यिसिल सरप्राइज्ड होती है कि शियोनवा उसे अपने फादर का स्टूडेंट बोल रही है जबकि ये सीक्रेट होना चाहिए। शियोनवा फिर अपनी फ्रेंड से कहती है कि कैंग कोई स्ट्रेंजर नहीं है क्योंकि उसने रिसेंटली उसके फादर के खिलाफ स्पारिंग मैच किया था। तभी यिसिल को पता चलता है कि कैंग ही वह बंडा है जिसने किम मंडोंग पर एक हिट लगाई थी। यिसिल सजेस्ट करती है कि वे मिशन के डिटेल्स रास्ते में डिस्कस कर लें, पर वह शॉक्ड होती है कि कैंग के पास सिर्फ उसकी तलवार है और कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं। कैंग यिसिल को कहता है कि उसे किसी लगेज की जरूरत नहीं क्योंकि तलवार ही उसके लिए काफी है। यिसिल
कैंग को ऐसे देखती है जैसे वह कोई पागल हो जिसका पूरा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि उसके पास ना कोई आर्मर है ना कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स, बस एक सिंपल तलवार। यिसिल शियोनहुआ के पास जाकर इस बात की कंप्लेन करती है, पर शियोनहुआ अपनी दोस्त को कहती है कि कैंग को उसके अपने तरीके से चलने दे। भले ही वे चुपके से बात कर रहे हैं, कैंग उनकी बातें साफ सुन सकता है। कैंग को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसे कोई माचो मैन नहीं मिला, बल्कि एक ऐसी लड़की जो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। कैंग जानता है कि यिसिल अभी एक ए रैंक हंटर है, पर बाद में वह हाई स्कूल डिवीजन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट टीचर बन जाती है। क्योंकि यिसिल एक शक्तिशाली हंटर है, इसलिए उसने सायोंग को पूरा सेमेस्टर इजीली हैंडल कर लिया और उसे पनिश भी किया। पर बाद में सायोंग उसे हरा देता है और वह उस बंडे के प्यार में पड़ जाती है। पोर्टल के रास्ते में यिसिल उन्हें स्केड्यूल समझाती है। वह बताती है कि वे एक सी रैंक 4% पोर्टल और एक डी रैंक 4% पोर्टल में जा रहे हैं। दरअसल वे एक बी रैंक 4% पोर्टल में भी जा सकते हैं, क्योंकि शियोनहुआ ए रैंक है और बाकी 2 बी रैंक हैं। पर शियोनहुआ कहती है कि उसे उनकी सेफ्टी की चिंता है। बेसिकली पोर्टल्स 5 लेवल्स में बनते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर है और डी रैंक सबसे नीचे है। कैंग ने पढ़ा था कि हर रैंक के पोर्टल्स के बीच प्रॉफिट मार्जिन काफी बड़ा होता है। कैंग डिसअपॉइंटमेंट के साथ यिसिल से कहता है कि उसे लगा था कि वे बी रैंक पोर्टल में जा रहे हैं। यिसिल उसकी बात से डिसएग्री करती है, कहती है कि पोर्टल्स को 4% पोर्टल्स किसी वजह से ही कहते हैं। वह इंसिस्ट करती है कि वे सी रैंक या डी रैंक पोर्टल में जा रहे हैं, पर अगर कोई 3% पोर्टल खुलता है तो वे बी रैंक पोर्टल में भी जा सकते हैं। कैंग अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है, कहता है कि उसे वह प्रॉफिट कमाना मुश्किल होगा जो वह चाह रहा था। दिल ही दिल में यिसिल को गुस्सा आता है कि कैंग इतना घमंडी है। उसे लगता है कि किम मंडोंग ने मैच में उस पर हाथ हल्का किया था। उसे ये पसंद नहीं कि कैंग बी रैंक पोर्टल में प्रॉफिट की बात कर रहा है, जबकि उसके पास प्रॉपर गियर भी नहीं है। वह डिसाइड करती है कि उसे कैंग को सबक सिखाना है, ताकि वह पोर्टल्स को बच्चों का खेल न समझे और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखे। यिसिल फिर कैंग से कहती है कि अगर वह अकेला एक डी रैंक 4% पोर्टल क्लियर कर सकता है तो वह उसे बी रैंक पोर्टल में जाने देगी और साथ ही सारा प्रॉफिट भी उसे दे देगी। जैसे ही कैंग ये सुनता है, वह तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इससे यिसिल और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कैंग ये डील लेगा। यिसिल बस कैंग को सबक सिखाना चाहती है कि भले ही पोर्टल्स डी रैंक के हों, फिर भी वे काफी डेंजरस होते हैं। वे जल्दी ही डी रैंक पोर्टल पर पहुंच जाते हैं और यिसिल सोल्जर्स को अपना आईडी दिखाती है। सोल्जर्स उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि वह जब चाहे अंदर जा सकती है। यिसिल फिर सोल्जर्स से कहती है कि कैंग पहले अंदर जाएगा और वे लोग बाद में उसके साथ ज्वाइन करेंगे। कैंग गाड़ी से उतरता है और डी रैंक पोर्टल को घूरता है। यिसिल उसे बताती है कि उसके पास पोर्टल क्लियर करने के लिए 1 घंटा है और अगर वह तब तक अपना काम न कर पाया तो वह और शियोनहुआ अंदर आएंगे। कैंग पोर्टल में जाने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी कॉम्बैट एबिलिटी को मॉन्स्टर्स के खिलाफ टेस्ट करने का अच्छा चांस है। उसे लगता है कि यिसिल उसका भला चाहती है, पर उसे नहीं पता कि अंदर ही अंदर यिसिल उससे नफरत करती है। शियोनहुआ कैंग की चिंता करती है और पूछती है कि क्या उसे अकेले अंदर जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और कैंग उसे यकीन दिलाता है कि वह बिल्कुल ठीक रहेगा। कैंग को याद आता है कि सियोंग ने भी अपना पहला पोर्टल जो क्लियर किया था वह डी रैंक था और उसने वह इजीली कर लिया था। कैंग को भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वह अपने मार्शल आर्ट्स में पीक लेवल तक पहुंच चुका है। कैंग समझता है कि वह धीरे धीरे उस शांत जिंदगी से दूर जा रहा है जो वह चाहता था, पर उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वह जिंदगी के तरीके के साथ एडजस्ट कर रहा है। कैंग आखिर में अपनी तलवार के साथ पोर्टल में एंटर करता है और अपने सामने एक सुंदर जंगल देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। ये पोर्टल उन अफवाहों से बिल्कुल डिफरेंट है जो कहते हैं कि पोर्टल्स लावा जैसे होते हैं। उसे पोर्टल के एंट्रेंस पर एक ब्लू बॉर्डर दिखता है, जिसको सेफ जोन कहते हैं। वह सेफ जोन से बाहर निकल जाता है, जिससे उस पर मॉन्स्टर्स के अटैक का डेंजर बढ़ जाता है। क्योंकि वह जंगल टेरेन में है, उसे लगता है कि यहाँ कोई ट्रिकी मैजिक वाले मॉन्स्टर्स नहीं होंगे। जो उसने पढ़ा था उसके हिसाब से एनिमल टाइप और मिनरल टाइप मॉन्स्टर्स ही ऐसे टेरेन में आते हैं जहाँ वह अब है। कैंग बैठकर अपनी ऑरा रिलीज करता है ताकि उसे पास के मॉन्स्टर्स का पता चल सके। अपने मास्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वह अपनी ऑरा से 3 मॉन्स्टर्स को लोकेट करता है जो उसकी करंट लोकेशन के नीचे एक क्लिफ के पास है। कैंग एक्साइटेड होकर वापस खड़ा होता है, मॉन्स्टर्स का पीछा करने के लिए रेडी। जब बात मास्टर के साथ ट्रेनिंग की आती है तो हमेशा कैंग का ही पीछा किया जाता है, पर अब वह सब उल्टा करना चाहता है और मॉन्स्टर्स को वही टेस्ट देना चाहता है जो उसे मिलता था। वह क्लिफ से कूदता है और एक्साइटमेंट के साथ मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता है, क्योंकि ये उसका पोर्टल में पहला एक्सपीरियंस है। वह जल्दी ही 3 मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है जो कि बड़े बंदर निकलते हैं। कैंग जानता है कि ये बंदर दूसरे सेम रैंक पोर्टल्स के मॉन्स्टर्स के मुकाबले काफी वीक होते हैं, क्योंकि इनका मोनोस्टोन ड्रॉप भी काफी कम होता है। हंटर्स इनका पीछा करना पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी लेदर अच्छी प्राइस में बिकती है। पर फिर भी ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये वैल्यूएबल नहीं, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कैंग को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स तो रेगुलर हंटर्स ही करते हैं, वह नहीं। एक मॉन्स्टर उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है, पर कैंग उसका सिर एक बार में ही काट देता है, क्योंकि उसे पता चला कि बंदरों का एक मोनोस्टोन 3000 जजर्ड में बिकता है। कैंग एक हॉरर फिल्म के विलेन की तरह स्माइल करता है जब वह सबको हंट करने के लिए रेडी होता है। चूंकि बंदर काफी स्मार्ट होते हैं, वे हमेशा समझ जाते हैं जब उनका ओपोनेंट से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मरने से बचने के लिए वे पेड़ पर चढ़कर भाग जाते हैं। उनकी लेदर काफी थिक होती है और उनकी स्पीड के साथ नॉर्मल डी रैंक हंटर्स को उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कैंग एक अलग ही ब्रीड है। वह बंदरों का पीछा करता है और उन्हें टिश्यू पेपर की तरह काट देता है। कैंग समझता है कि अगर वह उनके नेक्स पर क्लीन कट करेगा तो उनकी लेदर के अच्छे पैसे मिलेंगे। चूंकि उसे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, वह डिसाइड करता है कि जितना हो सके उतना काट लेगा बिना किसी हेजिटेशन के। ये कैंग का पहला एक्सपीरियंस है मॉन्स्टर्स काटने का, और उसे ये काफी गंदा लगता है। वह इसे सिर्फ इसलिए हैंडल कर पा रहा है क्योंकि उसने बहुत से ट्यूटोरियल्स देखे हैं कि ये सब कैसे होता है। अचानक उसके मुंह में खून छिड़कता है।
जिससे वह तुरंत उल्टी कर देता है। बंदर सोचते हैं कि इससे कैंग स्लो हो जाएगा, पर जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक पागल आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। वे खुद मॉन्स्टर्स हैं, पर एक इंसान उनका पीछा कर रहा है। जब वह उनका पीछा करता जाता है, वह उल्टी करना नहीं रोक पाता। कैंग को खून की स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती है और उसे लगता है कि इसकी आदत डालने में टाइम लगेगा। वह अपना मुंह हाथ से बंद करके उल्टी रोकने की कोशिश करता है, पर वह रुक ही नहीं पाता। कैंग समझता है कि उसे अगले पोर्टल में जाने से पहले खून की आदत डाल लेनी होगी। कैंग बंदरों को उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देता जाता है, क्योंकि उसके पास डंजन क्लियर करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। इस दौरान बाहर सोल्जर्स अचानक पोर्टल में कुछ अजीब चेंज नोटिस करते हैं। दरअसल पहले पोर्टल ब्लू था, पर अब ये नेवी ब्लू हो गया है। सोल्जर्स इसे देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नेवी ब्लू कलर का मतलब है कि पोर्टल अब ए रैंक पोर्टल बन गया है। सोल्जर्स पैनिक करना शुरू कर देते हैं और तुरंत सिचुएशन को कंपनी कमांडर को रिपोर्ट करते हैं। एक सोल्जर बोलता है कि कैंग पोर्टल के अंदर है, पर उसका साथी कहता है कि वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कोशिश की तो शायद उनकी बुरी तरह मौत हो जाएगी। चूंकि वे हंटर्स नहीं है, वे बस इतना कर सकते हैं कि हंटर्स को कॉल करें। बेसिकली ए रैंक पोर्टल क्लियर करने के लिए कम से कम 4 ए रैंक हंटर्स चाहिए होंगे। शियोनवा और यिसिल को जल्दी ही पोर्टल के सडन चेंज का पता चल जाता है। शियोनवा पैनिक करती है, पर यिसिल उसे शांत होने को कहती है। बोलती है कि पहले वे पूरी सिचुएशन हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो को रिपोर्ट करें, फिर ही कोई कदम उठाएं। शियोनवा उससे आर्ग्यू करती है, याद दिलाती है कि ए रैंक पोर्टल्स कितने डेंजरस होते हैं और कैंग अकेला उसे हैंडल नहीं कर सकता। यिसिल फिर शियोनवा का ध्यान पोर्टल के म्यूटेशन की असली वजह की तरफ खींचती है। बेसिकली पोर्टल के म्यूटेट होने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब पोर्टल के अंदर के मॉन्स्टर्स एक दूसरे को बार बार खाकर इवॉल्व करते हैं। दूसरा, जब पोर्टल के अंदर के मॉन्स्टर्स वहां आए हंटर्स को खा लेते हैं। हंटर्स को खाकर वे उनकी पावर्स और ट्रेड्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इससे पोर्टल के अंदर भयानक और खतरनाक मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, जिससे पोर्टल का डिफिकल्टी लेवल एकदम बढ़ जाता है। दिल ही दिल में यिसिल सोचती है कि कैंग शायद मर चुका है। शियोनवा को जब यिसिल की सोच का पता चलता है तो वह उससे आर्ग्यू करती है, कहती है कि पोर्टल शायद इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि मॉन्स्टर्स एक दूसरे को खा रहे थे। यिसिल फिर अपनी दोस्त को याद दिलाती है कि कैंग को पोर्टल में गए 1 घंटा हो चुका है। वह अपनी दोस्त को समझाती है कि सिचुएशन के बारे में थोड़ा रियलिस्टिक सोचना चाहिए। यिसिल खुद को ब्लेम करती है क्योंकि उसने कैंग को सबक सिखाने की कोशिश की थी। चूंकि शियोनवा पोर्टल में जाने की जिद कर रही है, यिसिल उसे कहती है कि वह सेफ जोन में रहे, जबकि वह खुद कैंग को ढूंढने जाएगी। वह ज्यादा तेजी से मूव कर सकती है तो ये ऑब्वियस चॉइस है, पर वह शियोनवा को वार्न करती है कि अगर उसने उसका ऑर्डर नहीं माना तो वह उसे बेहोश कर देगी। यिसिल शियोनवा से कहती है कि अगर कुछ गलत हो तो वह बाहर भाग जाए। सोल्जर्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं जब देखते हैं कि शियोनवा और उसकी दोस्त पोर्टल में जाने का प्लान बना रहे हैं, भले ही उन्हें पता है कि पोर्टल की कंडीशन बदल चुकी है। एक सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसका साथी उसे कहता है कि उन्हें जाने की परमिशन दे दे। वह अपने साथी को बताता है कि यिसिल किम मंडोंग की स्टूडेंट है और वह जरूर कोई सोल्यूशन निकाल लेगी। पोर्टल में जाते वक्त यिसिल को चिंता है कि कैंग का सामना पोर्टल के बॉस से न हो जाए। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको हराने के लिए कम से कम 4 ए रैंक हंटर्स चाहिए, क्योंकि ये शायद एक जायंट पॉइजन स्पाइडर या जायंट स्नेक हो सकता है। सबसे बुरा ये होगा कि ये एक ओगर हो, जिसको जंगल का भयानक ख्वाब कहते हैं। शियोनवा दूसरी तरफ दुआ कर रही है कि कैंग एंट्रेंस के पास ही हो ताकि वे उसे जल्दी ढूंढ लें। उन्हें ये नहीं पता कि कैंग बंदरों को काटते हुए पोर्टल में बहुत अंदर तक चला गया है। वह कम से कम 50 बंदर मार चुका था, पर उसे ये पोर्टल क्लियर होने का कोई साइन नहीं दिखा और वह आसानी से समझ जाता है कि ये एक अलग बॉस वाला पोर्टल है। दरअसल जब पोर्टल क्लियर होता है तो उसका आसमान पीला हो जाता है और 12 घंटे बाद वह गायब हो जाता है। कैंग ने शुरू में एक पावरफुल एनर्जी सेंस की थी और इससे उसे लगा था कि पोर्टल में शायद एक अलग बॉस मॉन्स्टर है, पर उसे ये अजीब लगता है क्योंकि ये तो डी रैंक पोर्टल है और जैसा उसने सोचा था, एक भयानक ओगर उसके सामने आता है। ये एक ऐसा क्रीचर है जो ए रैंक पोर्टल में होना चाहिए। कैंग दंग रह जाता है क्योंकि एक ए रैंक हंटर अपने 3 साथियों के साथ ओगर से लड़ते हुए मारा गया था, पर ये एक 4 ए रैंक हंटर्स की टीम के लिए है। इनमें से एक तो पूरा टूट फूट के इंजर्ड हो जाएगा। कैंग को याद आता है कि नॉवेल में प्रोटैगनिस्ट को गलत पोर्टल में भेजा गया था और उसे एक ओगर से लड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, पर वह एक 2 सिर वाला ओगर था जो यूजुअली एस रैंक पोर्टल्स में मिलता है। कैंग ओगर को बिना किसी डर के घूरता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इसे हरा सकता है। कैंग को यकीन है कि 5 ए रैंक हंटर्स भी उसके लिए बैटल में कुछ नहीं है। भले ही वह कॉन्फिडेंट है, कैंग फिर भी केयरफुल है क्योंकि ओगर बहुत ज्यादा डेंजरस है। ओगर की स्किन इतनी थिक होती है कि तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काटने की बजाय तलवार से उसे बस गुदगुदी ही होती है। कैंग अभी भी ओगर के खतरों के बारे में सोच रहा है जब ओगर अपना हथियार स्विंग करता है और कैंग को ऑलमोस्ट पकड़ लेता है। कैंग किसी तरह स्ट्राइक से बच जाता है, पर यह स्ट्राइक आसपास के एरिया को पूरा तबाह कर देता है। कैंग ओगर से थोड़ी दूरी बनाता है और उसे याद आता है कि हंटर्स को वार्निंग दी जाती है कि ओगर से तभी लड़ें जब वे ऑरा ब्लेड मास्टर कर लें। कैंग जमीन पर हुए डैमेज को देखता है और समझता है कि अगर ये वार उसे लगता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। मॉन्स्टर से डरने के बजाय कैंग को तुरंत याद आता है कि पुराने कैंग की यादों के मुताबिक एक ओगर स्टोन कितने में बिकता है। दरअसल ये 10 मिलियन में बिकता है और यही वह मोटिवेशन है जो कैंग को ओगर को सीरियसली लेने के लिए चाहिए थी। वह बिना समय गंवाए अपनी ऑरा ब्लेड ओगर पर चलाता है और दूर कहीं यिसिल उसकी तरफ दौड़ रही है, उम्मीद करते हुए कि कैंग अभी तक मरा नहीं। यिसिल काफी देर से दौड़ रही है और उसे कैंग कहीं नहीं दिख रहा, जिससे वह सोचने लगती है कि यह बांडा कितना दूर चला गया है। अचानक उसे बड़े बंदरों की लाशें हर तरफ बिखरी हुई मिलती हैं।
वह नोटिस करती है कि ये लाशें एक रास्ता बना रही हैं और उसे लगता है कि कैंग और मॉन्स्टर्स के बीच एक चेस हुआ था। उसे उल्टी के निशान भी मिलते हैं, जिससे वह ऑटोमेटिकली सोचती है कि कैंग को फाइट में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने उल्टी की। वह खुद को ब्लेम करती है कि उसने कैंग को मौत के मुंह में भेज दिया, पर अचानक उसे कुछ गलत लगता है। उसे रियलाइज होता है कि जितनी भी लाशें उसे मिली हैं वे सब एक ही कंडीशन में हैं। ज्यादातर बंदरों के सिर काट दिए गए हैं और ये सब काफी सफाई से किया गया है। क्योंकि बंदरों का आर्मर काफी स्ट्रांग होता है और वे पैक्स में हंट करते हैं, यिसिल जानती है कि उसे अकेले इनका एक झुंड मारना मुश्किल होता। वह सोचने लगती है कि क्या कैंग ने अपनी बेकार सी तलवार के साथ ऑरा इस्तेमाल करके बंदरों को काटा। आखिर में उसे सब क्लियर हो जाता है कि कैंग वह नहीं था जिसका पीछा हो रहा था, बल्कि वह खुद पीछा कर रहा था। पर यह सवाल अभी भी है कि कैंग ने उल्टी क्यों की। यिसिल कंफ्यूज्ड रह जाती है जब तुरंत उसे एक भयानक धाड़ सुनाई देती है। वह पहले शांत थी, पर यह धाड़ सुनते ही उसे लगता है कि कैंग तो गया। वह इस धाड़ को पहचान लेती है। ये ए रैंक डंजन के सबसे भयानक मॉन्स्टर एक ओगर की है। वह जानती है कि नॉर्मल हंटर्स इस धाड़ को सुनकर जम जाते हैं और कुछ तो भाग भी जाते हैं, पर भागने वालों और रुकने वालों का अंजाम एक ही होता है, क्योंकि ओगर से कोई भाग नहीं सकता। यिसिल दिल ही दिल में सोचती है कि कैंग अब नहीं रहा, पर उसे ये भी चिंता है कि ओगर ने शायद उसकी प्रेजेंस भी नोटिस कर ली है और वह भी खाए जाने से बचने के लिए डिसाइड करती है कि डंजन से भाग जाना ही बेहतर है। वह भागने ही वाली होती है जब उसे ख्याल आता है कि ओगर बैटल स्टार्ट होने के तौर पर धाड़ता है और हो सकता है कि कैंग अभी जिंदा हो। वह कैंग की तरफ दौड़ती है, भले ही उसे पता है कि वह ओगर के साथ लड़ने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि 5 ए रैंक हंटर्स भी उसे हराने में स्ट्रगल करते हैं। कैंग की तरफ जाते हुए वह सोचने लगती है कि क्या हो सकता है। उसे लगता है कि अगर उसने कैंग को बचाने का चांस छोड़ दिया तो शियोनहुआ उसे कभी माफ नहीं करेगी। यिसिल बिना किसी हेजिटेशन के खतरे की तरफ बढ़ती है, कैंग का नाम पुकारती हुई, उम्मीद करती है कि उसे जवाब मिले। वह आखिर में वहां पहुंच जाती है जहां कैंग है, और जो उसे दिखता है वह बिल्कुल उसकी उम्मीद से अलग है। वह कैंग को ऑरा ब्लेड पकड़े हुए देखती है जब वह एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे वह इम्प्रेस्ड हो जाती है। वह कैंग को ओगर की स्किन को गीले टिश्यू की तरह फाड़ते हुए देखती है। उसने शियोनहुआ की बातों सुनकर भी कैंग की एबिलिटी पर शक किया था, पर अब जब उसने खुद ये देखा उसे पता चलता है कि कैंग सच में एक ऑरा ब्लेड चला रहा है। यिसिल पूरी तरह दंग रह जाती है। तभी कैंग उसे देखने के लिए मुड़ता है। वह सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि वह डंजन में क्यों है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसका टाइम लिमिट अभी खत्म नहीं हुआ। चेहरे पर स्माइल के साथ कैंग लेडी को बेफिक्री से कहता है कि वह मॉन्स्टर्स को खत्म करने के चक्कर में दौड़ रहा था, पर उसका सामना एक बॉस मॉन्स्टर से हो गया। यिसिल शॉक्ड होती है और सोचती है कि कैंग इतना शांत कैसे है। उसके मुंह से पहली बात ये निकलती है कि कैंग ने ऑरा ब्लेड कैसे यूज किया। कैंग स्माइल करता है, यिसिल को कहता है कि उसका ऑरा ब्लेड अभी परफेक्ट नहीं है और ये बस इसलिए यूज कर पाया क्योंकि ओगर तुरंत सामने आ गया। कैंग फिर कहता है कि उसे समझ आता है कि यिसिल क्यों चाहती थी कि वे लो रैंक डंजन में जाएं। यिसिल को विश्वास नहीं होता कि कैंग इतनी आसानी से बात कर रहा है, जबकि डंजन अब ए रैंक डंजन बन चुका है। बिना समय गंवाए कैंग सबसे जरूरी बात बताता है कि वे ओगियर और उसके मोनोस्टोन से कितने पैसे कमा सकते हैं। कैंग पीछे मुड़कर ओगर की तरफ इशारा करता है, पर उसका भयानक नजारा देखकर वह फिर से उल्टी करने लगता है। यिसिल को आखिर में समझ आता है कि कैंग का स्टमक वीक है, इसलिए वह हर जगह उल्टी कर रहा था। कैंग बताता है कि वह मॉन्स्टर से लड़ते समय से ही उल्टी कर रहा है, पर नोटिस करता है कि आसमान अब ब्लू है। यिसिल उसे बताती है कि ये इस बात का साइन है कि डंजन क्लियर हो चुका है और अब बस उन्हें बाहर निकलकर रिकवरी टीम बुलानी है। रिकवरी टीम से कांटेक्ट करने से पहले कैंग यिसिल से कहता है कि वह बोले कि ओगर को उसने ही मारा। यिसिल इस बात पे शॉक्ड होती है और कैंग से पूछती है कि वह इतनी मेहनत के बाद क्यों क्रेडिट उसे देना चाहता है। कैंग जवाब देता है कि उसे लाइमलाइट में आना पसंद नहीं, क्योंकि ओगर को हराने की न्यूज से जरूर कुछ साइड बातें शुरू हो जाएंगी। यिसिल कैंग की बातें सुनकर दंग रह जाती है। आखिर में समझ आता है कि कैंग को पता था कि ओगर से लड़ते समय वह क्या कर रहा है। तभी यिसिल कैंग से माफी मांगती है कि उसने उसके बारे में गलत सोचा और उसकी एबिलिटीज को जाने बिना उसके साथ बुरा बिहेव किया। चूंकि कैंग स्पॉटलाइट में आना नहीं चाहता, यिसिल को लगता है कि इसका भी कोई पर्सनल रीजन होगा। वह ये भी नहीं जानती कि लोग मानेंगे कि उसने ओगर को मारा, पर वह कैंग के प्लान के साथ चलने को रेडी है। यिसिल अपना हाथ कैंग की तरफ बढ़ाती है, कहती है कि वह उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। एक बड़ी स्माइल के साथ कैंग कहता है कि उसे भी यिसिल के साथ काम करके खुशी होगी। यिसिल तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेती है जब उसे कैंग के हाथ की गंदी हालत दिखती है। वह बस कैंग से कहती है कि अब टाइम है पेमेंट लेने का, ताकि वह कैंग के गंदे हाथ से हैंडशेक करने से बच सके। इसके साथ उन्होंने एक डी रैंक से ए रैंक बने पोर्टल को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। शियोनहुआ शॉक हो जाती है जब वह दोनों को सेफ वापस आते देखती है। शियोनहुआ बिना टाइम वेस्ट किए कैंग को झप्पी देने दौड़ती है, जबकि यिसिल शियोनहुआ से झुककर माफी मांगती है। कैंग सच में कंफ्यूज्ड है कि ये सब क्या हो रहा है, जब तक उसे दोनों से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि उन्हें लगा था कि पोर्टल म्यूटेट होने की वजह से कैंग मर चुका है। कैंग इम्प्रेस्ड होता है कि कैसे दोनों उसे बचाने के लिए खतरे में कूद पड़े, जो उन्हें लॉयल फ्रेंड्स बनाता है। कैंग उन्हें स्ट्रेस देने के लिए सॉरी बोलता है और उसे बचाने आने के लिए थैंक्स भी करता है। शियोनहुआ आंखों में आंसुओं के साथ कैंग से कहती है कि वह बस खुश है कि कैंग सेफ है। यिसिल फिर कैंग से पूछती है कि क्या उसे कोई डीलर पता है जो लाशें बेचने में मदद कर सके। कैंग स्माइल करता है और यिसिल को कहता है कि वह अपने तरीके से इसे हैंडल कर सकती है। झूठ बोलता है कि उसने बहुत टाइम से हंट नहीं किया। थोड़ी देर बाद कैंग पोर्टल से बाहर निकल आता है और वह एक लंबी सांस लेकर अच्छा फील करता है। उसके चेहरे की स्माइल अचानक फीकी पड़ जाती है जब उसे पोर्टल के बाहर सोल्जर्स का एक झुंड दिखता है। एक सोल्जर उससे पूछता है कि क्या वह उन हंटर्स में से है जो अंदर गए थे।
और कैंग हाँ कहता है। कैंग दंग रह जाता है और सोल्जर से पूछता है कि वे सब यहाँ क्यों जमा है। सोल्जर उसे सल्यूट करता है और बताता है कि उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि एक डी रैंक पोर्टल ए रैंक में म्यूटेट हो गया है। सोल्जर बताता है कि ये ट्रूप एजिस यूनिट से है और उन्हें हंटर मैनेजमेंट एजेंसी के रिक्वेस्ट पर भेजा गया था। कैप्टन कैंग से पूछता है कि जब 3 लोग अंदर गए थे तो वह अकेला बाहर क्यों आ रहा है। कैंग को आखिर में समझ आता है कि सब इसलिए जमा है क्योंकि उन्हें लगा था कि टीम पोर्टल में खत्म हो चुकी है। कैंग सोल्जर्स को यकीन दिलाता है कि बाकी हंटर्स सेफ हैं क्योंकि उन्होंने पोर्टल क्लियर कर लिया। सोल्जर को कैंग की बात पर यकीन नहीं होता कि पोर्टल क्लियर हो चुका है। कैंग अभी भी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है जब एक बड़ा ओगर का सिर पोर्टल से बाहर आने लगता है। सोल्जर्स ये देखकर चिल्लाते हैं और अपने वेपन्स फायर करने को रेडी हो जाते हैं, पर यिसिल की आवाज पीछे से गूंजती है। उन्हें चिल्लाती है कि वेपन्स फायर न करें। वह उन्हें यकीन दिलाती है कि टीम के सब लोग सेफ हैं। यिसिल ओगर के बड़े सिर को धकेलने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं कर पाती और कैंग से कहती है कि शायद उन्हें सिर के टुकड़े करने पड़ेंगे। कैंग उसे कहता है कि सिर को डंजन में वापस ले जाए ताकि वह उसे काट सके। कैप्टन ये देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि 3 हंटर्स ने एक ओगर को कैसे मार दिया। सोल्जर्स ने ओगर को सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस में देखा था, कभी अपनी आंखों से नहीं। वे ये डिस्कस करते हैं कि एक ओगर को हराने के लिए 5 ए रैंक हंटर्स चाहिए। सोल्जर्स तुरंत मान लेते हैं कि यिसिल ने अकेले ओजर को मार दिया क्योंकि वह किम मंडोंग की स्टूडेंट है। एक सोल्जर कैंग को मजाक में कहता है कि वह बस एक वीकलिंग है जिसका चेहरा सुंदर है, पर कुछ सोल्जर्स ये भी सोचते हैं कि कैंग ने भी ओगर को हराने में हेल्प की होगी। कैंग दूसरी तरफ खुश है कि सब ये मान रहे हैं कि यिसिल ने ओगर को मारा। कैंग इस वजह से भी खुश है कि हेवनली डीमन सोर्ड स्टाइल काम कर गया, वरना ओगर के खिलाफ उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। थोड़ी देर बाद एक डीलर आता है जिसके साथ यिसिल हमेशा डील करती है। डीलर ओगर की लाश देखकर शॉक हो जाता है और यिसिल से पूछता है कि उसने ये कैसे किया, पर वह ये सोचता है कि यिसिल इसलिए ये कर पाई क्योंकि वह किम मंडोंग की स्टूडेंट है। यिसिल नर्वस हंसी के साथ कहती है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह ओगर को हरा सकी और डीलर से पूछती है कि वह सब लाशों के कितने पैसे दे सकता है। डीलर बंदरों की लाशें देखता है और जल्दी कैलकुलेशन के बाद यिसिल और कैंग को बताता है कि वह उन्हें 16 मिलियन दे सकता है। कैंग ऑलमोस्ट पागल हो जाता है जब इतनी बड़ी अमाउंट का ऑफर सुनता है। यिसिल ऑफर से खुश है और डीलर से ओगर के बारे में भी पूछती है। डीलर मानता है कि ओगर की स्किन भले ही काफी डैमेज हो चुकी है मगर हड्डियां ठीक हैं। चूंकि स्किन यूज करना मुश्किल होगा, वह मोनोस्टोन के अलावा 13 मिलियन का ऑफर देता है। यिसिल डीलर से आर्ग्यू करती है कि ये ऑफर बहुत कम है, पर कैंग का दिमाग तो इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर पहले ही पूरी तरह हिल चुका था। पता ही नहीं चलता कब टोटल अमाउंट 40 मिलियन तक जाती है और कैंग को समझ नहीं आता कब वह इतने बड़े सक्सेस को सेलिब्रेट करने लगता है। डीलर भी ये देखकर शॉक हो जाता है और यिसिल से पूछता है कि कैंग क्यों जश्न मना रहा है जब उसने ओगर को मारा भी नहीं। यिसिल को कैंग के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं सूझता। वह बस डीलर को कहती है कि पैसे कैंग के अकाउंट में डाल दे क्योंकि इसकी कोई वजह है। कैंग को लगता है कि मॉन्स्टर्स का शिकार करना बहुत फायदेमंद डील है क्योंकि उसने एक ही डंजन क्लियर करके 40 मिलियन कमा लिए। कैंग अच्छे से जानता है कि अगर सायोंग न होता तो वह टीचिंग छोड़कर फुल टाइम हंटर बन जाता। थोड़ी ही देर में कैंग के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और शॉकिंग बात यह कि वह शियोनवा और यिसिल दोनों को 10% देता है, यानी दोनों को 4 मिलियन। यिसिल और शियोनवा इससे शॉक हो जाते हैं और कैंग से कहते हैं कि उसे उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पर कैंग कहता है कि उसने ये उन्हें परेशान करने की माफी के तौर पर किया। दोनों लेडीज पैसे लेने में हेजिटेट करती हैं, पर कैंग उन्हें इंसिस्ट करता है कि वे पैसे रख लें। उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें साथ में और भी मिशंस करने हैं। कैंग एक्साइटेड होकर दोनों को कहता है कि वह उनके साथ काम करके बहुत खुश है। यिसिल वहां दंग होकर खड़ी रहती है और पता ही नहीं चलता कि उसका चेहरा लाल हो चुका है। उस रात डिनर के समय शियोनवा नोटिस करती है कि यिसिल कांग के जाने के बाद से आउट ऑफ जोन है। वह उससे पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, पर यिसिल उसे यकीन दिलाती है कि वह बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसने पूरा दिन बस मॉन्स्टर की लाशें उठाई और गाड़ी ही चलाई। वह शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने बिना कुछ किए 4 मिलियन कमा लिए। फिर वह कहती है कि उसे पैसे लेने का बुरा लग रहा है और वह वापस करने की सोच रही है। शियोनवा को लगता है कि उसकी दोस्त 4 मिलियन की वजह से आउट ऑफ जोन नहीं है क्योंकि वह एक ए रैंक हंटर है। उसे ये नहीं पता कि यिसिल अभी भी उस बात से फ्लस्टर्ड है जो उसने कैंग को डंजन में ओगर के साथ करते देखा था। उसे रियलाइज होता है कि कैंग ने जो स्किल यूज की वह इतनी डेंजरस थी कि उसने कभी किसी और हंटर में नहीं देखी। यिसिल फिर अपनी दोस्त से कहती है कि कैंग शायद उसकी पावर के अगले स्टेप को अनलॉक करने की चाबी हो सकता है क्योंकि ए रैंक बनने के बाद से उसकी ग्रोथ रुक गई है। तभी किम मांडोंग एक बड़ा सूप का पॉट और पिंक टेडी एप्रन पहने रूम में आता है। वह बताता है कि उसे उनकी डंजन एक्सपेडिशन की रिपोर्ट मिली है, पर उसे पता है कि यिसिल के पास ओगर को अकेला हराने की शक्ति नहीं है। उसे शक है कि कैंग ने ही ओगर को फाइनल ब्लो मारा और यिसिल इस बात को कंफर्म करती है। कहती है कि कोई नहीं मानेगा क्योंकि कैंग एक बी रैंक हंटर है। वह अपने मास्टर को बताती है कि कैंग भी अपनी स्ट्रेंथ लोगों से छुपाना चाहता है। यिसिल फिर किम मंडोंग से स्कूल में स्पीयरमैनशिप की खाली पोजीशन के बारे में पूछती है। दरअसल यिसिल को इस पोजीशन में इंटरेस्ट है। कहती है कि वह इसे हैंडल कर लेगी क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाना है। यिसिल एक्साइटेड होकर बताती है कि उसका गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वह स्कूल में स्पीयरमैनशिप इंस्ट्रक्टर के तौर पर टीचिंग शुरू करेगी। इस दौरान कैंग अपने मास्टर से मिलने गया है, उसे बताने के लिए कि उसने उसकी सिखाई टेक्निक्स की वजह से वाइस प्रिंसिपल के बॉडी पर कट लगा दिया। पर बूढ़ा आदमी बस अपना रामेन एंजॉय करता रहता है जब कैंग वाइस प्रिंसिपल को हराने की बात करता है। कैंग नोटिस करता है कि उसका मास्टर
सच में स्माइल कर रहा है, भले ही वह इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। चीचो फिर कैंग से कहता है कि वाइस प्रिंसिपल एक बेशरम आदमी है जिसने अपने से कम लेवल के बांदे पर अपनी सुपीरियर टेक्निक यूज की। कैंग फिर अपने मास्टर से पूछता है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस इनवर्ड 10 पॉइंट्स के लायक है, पर बूढ़ा आदमी 20 मार्क्स काट देता है। कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस बस 90 मार्क्स की है क्योंकि वह एक घमंडी इंसान है। फिर भी कैंग अपने मास्टर को बो करता है, उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही वह ड्यूल में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया। चो कैंग को डांटता है, कहता है कि अगर वह सच में थैंकफुल है तो उसके लिए पोर्क स्ट्यू बनाए। कैंग फिर बताता है कि वह खाली हाथ नहीं आया। कैंग कहता है कि वह कुछ लाया था जो वह वाइस प्रिंसिपल के साथ फाइट से पहले देना चाहता था, पर हालात बदल गए। कैंग अपने बैग में हाथ डालता है और बाहर की दुनिया की लैंग्वेज सीखने के लिए टेक्स्ट बुक्स निकालता है। कैंग ने ये इसलिए किया क्योंकि चो को बाहर की दुनिया में हुए बदलाव के बारे में जानने की उत्सुकता थी। चो इम्प्रेस्ड होता है कि कैंग ने इतनी समझदारी से ये सोचा। तभी उसे एक अजीब सी बुक दिखती है और वह कैंग से उसके बारे में पूछता है। पता चलता है कि वह बुक एक लैपटॉप है और कैंग चो को दिखाता है कि लैपटॉप कैसे खुलता है। वह उसके लिए एक म्यूजिक वीडियो चलाता है। चो सुंदर